आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे बात सबसे पहले ऐवान की। जम्मू कश्मीर के 4 जो राज्यसभा के अरकान थे, पिछले 5 सालों से एक बड़ी जिम्मेदारी थी। राज्यसभा के 4 मेंबर्स, जिनमें गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से, पीडीपी से नजीर अहमद लावे और फयाज अहमद मीर, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शमशीर सिंह मनहास। चारों की अब मुद्दत 10 और 15 फरवरी को बिलतरतीब खत्म हो जाएगी। लेकिन इस मुद्दत के खत्म होने से पहले जो फेयरवेल है, विदाई की तकरीब हुई है, या ऐवान के अंदर सरकार की तरफ से भी कामकाज को सराहा गया है। और अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म ने ऐवान में खिताब किया और सभी जो 4 के 4 रुकन थे उनकी अवामी खिदमात के लिए इजहार तशक्कुर किया। बिलखुसूस गुलाम नबी आज़ाद, शमशीर सिंह मनहास और पीडीपी के 2 अरकान, जिनमें फयाज अहमद मीर और उनके साथ साथ दूसरी तरफ नजीर अहमद लावे की खिदमात को सराहा। बल्कि साथ ही ये भी कहा कि सरकार की तरफ से उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। कहीं पर भी कोई सुझाव अगर वो देना चाहें या किसी मुश्किल में भी आगे आना चाहे, जिस तरीके से इससे पहले खिदमात अंजाम देते रहे, तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि 10 और 15 फरवरी को बिलतरतीब एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद, तो बाकी 3 मेंबर्स भी जो रिटायर होने जा रहे हैं, और उससे पहले अब से थोड़ी देर पहले विदाई दी गई। और इस फेयरवेल तकरीब में वज़ीर आज़म की तरफ से न सिर्फ आज उनके कामकाज को सराहा गया, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो खिदमात गुलाम नबी आज़ाद की रही हैं, उनकी एक फोन कॉल का जिक्र करते करते वज़ीर आज़म जज्बाती भी हो गए। हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यक्रम में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता
सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटनाओं और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बढ़ते आगे बात जम्मू की, जहां पर अंजुमन उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर की तरफ से आज एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका मकसद दौरे जदीद में सहाफत के बदलते तकाजों पर तफसीली गुफ्तगू करना है। और इस वक्त गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। इस सेमिनार में न सिर्फ जम्मू सूबे से बल्कि कश्मीर वादी से भी आज कई अहम शख्सियात पहुंची है। और प्रोग्राम का मकसद दौरे जदीद में नौजवानों को, बिलखुसूस वो लोग जो सहाफती दुनिया के साथ जुड़े हैं, उन्हें आगे लाकर दौरे जदीद में सहाफत के जो तकाजे हैं, उनमें जो तब्दीलियां आ रही हैं, उनके मुतालिक जानकारी पैदा करना और उन्हें आगाही देना है, ताकि जिसे चौथा सुतून माना जाता है समाज के अंदर, उसकी भी एक अहमियत जो है वो बरकरार रहे और किसी को भी इसकी वजह से नुकसान ना पहुंचे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं यहाँ नुमाइंदा हूँ ईटीवी भारत उर्दू का। तो जिस तरह से यहाँ वर्कशॉप का मुनक्किद किया गया अंजुमन उर्दू सहाफ़त की तरफ से, आज जम्मू के इस गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट में एक नौजवान सहाफ़ी होने के कारण बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला हमें, क्योंकि डिजिटल में हम हैं, मौजूद जर्नलिज्म है, नया दौर है और इस दौर जदीद में हम सीखने के लिए यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिला। खासकर यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी भी थे जिनका 20 से ज़ायद 25 सालों का तजुर्बा है सहाफ़त के शोबे में। तो मैं यही चाहूँगा कि नए नए नौजवान आ रहे हैं सहाफ़त में, तो उनके लिए इस तरह के वर्कशॉप का एहतमाम कराना लाजमी है और अच्छा भी है, सीखने को कुछ मिले। शुक्रिया। ये अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू व कश्मीर के बैनर तले यहाँ पर एक रोज़ा वर्कशॉप जो है वो हो रहा है सूबा जम्मू के जितने भी जर्नलिस्ट हजरात हैं उनके लिए। इसका मकसद यही है कि दौरे हाजिर में जो सहाफ़त के तकाज़े हैं उसके हवाले से यहाँ पर जितने भी सहाफ़ी लोग हैं उनको तरबियत दी जाए। यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद रहेंगे, ये पूरे 3 सेशंस पे प्रोग्राम मुनक़द रहेगा। हमारे साथ मौजूद रहेंगे पहले सेशन में ज़फ़र चौधरी साहब, जिनका एक बड़ा नाम है, द डिस्पैच से हैं वो।
और वो अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करेंगे जर्नलिज़म के हवाले से। उसके बाद परवेज़ मजीद साहब हैं जिनका ताल्लुक़ वादी कश्मीर से है, जो एक मुसन्निफ़ भी हैं और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पूरी रियासत के। उनका भी यहाँ पे तरबियती वर्कशॉप से ख़ताब होगा। और हमारे तारिक अली मीर साहब हैं जो मीरास के नाम से जाने जाते हैं, वो भी यहाँ पर हमें एक सेशन देंगे। तो मकसद यही है कि जो दौरे हाजिर में जर्नलिस्ट या सहाफ़ी को किन उस लवाजमात से इस पेशे को निभाना चाहिए, चूँकि ये समाज का चौथा सतून माना जाता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। बढ़ते आगे बात दिल्ली की, जहां पर 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर तशद्दुद मामले में मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। सिद्धू को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। लाल किले तशद्दुद मामले में नाम आने के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीमें जहां पर दीप सिद्धू की तलाश में मुसलसल लगी हुई थी और उन पर 1 लाख रुपए का भी इनाम रखा गया था अगर कोई पता देता है। ऐसे में स्पेशल सेल की जानिब से खुद आज सुबह जहां पर डीसीपी संजीव यादव ने जानकारी दी कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और सिद्धू की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि 26 जनवरी में जो वाकया मुल्क के अंदर पेश आया था, बदनुमा दाग लगा था, उसमें बराह रास्त उनका हाथ मुलव्वस था और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है, जहां पर आज दिल्ली की तरफ से उन्हें स्पेशल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस उन्हें ले जाएगी और साथ ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजीद भी इस पर जानकारी देगी। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को यानी यौम जमहूरिया के मौके पर तशद्दुद के बाद ही सिद्धू अलग अलग मकामात से फेसबुक लाइव कर रहा था। इसने किसान लीडरों पर भी संगीन इल्जाम आयद किए थे कि जहां पर मामला सुर्खियों में आया था तो फेसबुक लाइव के जरिए पता ही चला था कि टेक्निकल हेल्प जो थी इसके सिद्धू का यानी जो अकाउंट था उसे खातून दोस्त इस्तेमाल करती थी जो मुल्क से बाहर कहीं बैठी है और इसका भी इंकिशाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद आज मीडिया नुमाइंदों के सामने कर सकती है। और दूसरी तरफ फेसबुक लाइव के दौरान किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से बचने के लिए सिद्धू बैरून मुल्क में बैठी अपने खातून दोस्त की मदद लेता था जो बार बार उसकी वीडियोस इस तरीके से वायरल करती थी। जांच एजेंसियां सिद्धू की खातून दोस्त के रोल की भी जांच करेगी, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की तरफ से अहम जानकारी इस पूरे सिलसिले में दी जा सकती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जहां पर इतवार के रोज ग्लेशियर टूटने के बाद कुदरती हादसे में अब तक 170 से ज्यादा लोग लापता हैं और 26 लोगों की लाशें भी बरामद की जा चुकी हैं। आईटीबीपी के तर्जुमान के मुताबिक जहां पर मुख्तलिफ टीमें इस वक्त टनल के आसपास राहत और बचाव का काम तेजी के साथ कर रही हैं, ताहम आखिरी इतलात मिलने तक 30 से ज्यादा लोगों के मुतालिक अब भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही हुई थी। इसके सबब अलकनंदा और धूली गंगा तुग्यानी पर हैं, जहां पर ऋषि गंगा दरिया पर भी पावर प्रोजेक्ट के डैम का एक हिस्सा टूट गया था और ग्लेशियर के टूटने से बड़ी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा था, जिसके पेश नजर इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट जरूर है, लेकिन 171 लोगों के अब भी लापता होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानिब अब तक बचाव कार्रवाई के दौरान 26 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं और दूसरी तरफ पुलिस का यह कहना है कि उसके तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, आईटीबीपी के एहलकारों को अब तक जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जो इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम में मसरूफ थे, वो फिलहाल एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिनके मुतालिक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर त्रिवेंद्र शेखावत की तरफ से जो कि वज़ीर आला है सूबे के, उनकी तरफ से एयर सर्वे भी किया गया है, हालात का खुद उनने जायजा लिया है और लाहिकीन के लिए रियासती सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का भी ऐलान कर दिया गया है और फौरी तौर उन लोगों की मदद के लिए, उन लोगों के इलाज के लिए भी सरकार आगे आई है जो मामूली तौर पर इस हादसे में अब तक जख्मी हुए हैं।
वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में जहां पर कंगन में अखाल राब्ता पुल पर अगरचे 13 बरस कबल काम शुरू किया गया था, ताहम आज बरसों बाद भी मनसूबा तशना तकमील है। अखाल कंगन ब्रिज नामुकम्मल होने के बायस दोनों अतराफ हजारों लोगों का राब्ता मुनक़ता है। जहां फिलहाल मुतबादिल के तौर पर एक पुल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन गाड़ियों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के साथ साथ पैदल चलने वाले मुसाफिरों को भी राहत पहुंचाने में मकामी सतह पर इंतजामिया नाकाम साबित हुई और लोगों ने जहां हुकाम की कारकर्दगी पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी जानिब आज एक बार फिर हुकाम की तरफ से महज यकीन दहानी कराई जा रही है कि पुल न होने से इलाके की आवाम जरूर परेशान है, लेकिन जल्द इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मसला अभी चल रहा है बहुत बड़ा मसला है इस ब्रिज का, जो पिछले 11-12 सालों से पेंडिंग है और अब हम थक गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताते बताते, मतलब जो आला हुकाम है उनको बताते बताते। आज हमने क्या किया कि हम यहाँ पे रोड पे धरना पे आ गए और एसडीएम साहब ने हमें एश्योरिटी दी, एसडीपीओ साहब ने भी हमें एश्योरिटी दी कि कुछ दिनों में हम ये काम जो है स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो मतलब मकसद है कि हम अभी तो वेट करते आ रहे हैं, एक हफ्ता और हम वेट करेंगे। हम भी मतलब यहाँ से उनको पूरी पब्लिसिटी देंगे उसके, लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इसमें काम फिर से स्टार्ट नहीं किया गया तो हम समझेंगे कि ये मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती आ रही है और है भी। हम सारे जो यहाँ पे मतलब होल एरिया जो है हम नेशनल हाईवे जो है जाम कर देंगे और वो सिर्फ उसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगा। वो कोई उन्होंने रखा था जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको काम मिला है, जो ये काम कर रहा है, उसका कोई आदमी वहाँ पे था। शायद कहीं दूर भी दूसरी जगह भी उनका काम चल रहा होगा। यहाँ मौसम खराब होने की वजह से वो चाहते होंगे कि ये जनरेटर इस वक्त वहाँ यूज़ में हो, लेकिन हमने नहीं उठाने दिया क्योंकि लोगों में एक इंतशार सा पैदा हो गया था कि ये जनरेटर उठाया जा रहा है, पहले इसमें बहुत डिले हो गया इस काम में, तो शायद ये फिर रुकने जा रहा है, फिर काम को रोक दिया जाए। इसलिए मैंने आज उस जो भी उनका वो उस कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर का आदमी यहाँ पे मौके पे था, उनको बुलाया, वो जो सामान था वो वापस शिफ्ट किया पुल पे जहाँ पे काम चल रहा है। और इंशाल्लाह मैंने आज उनके एग्जीक्यूटिव से बात की, जनरल मैनेजर उनसे बात की, तो इंशाल्लाह वो इसका काम बिल्कुल आप समझे मौसम की वजह से बंद था। इसमें इनको जो भी वेल्डिंग का काम है माइनस टेम्परेचर में, जो वो कह रहे थे माइनस टेम्परेचर में वो काम नहीं करते हैं। अब चूंकि माइनस टेम्परेचर आस्ता आस्ता खत्म हो रहा है तो इंशाल्लाह इस पे काम शुरू हो जाएगा और लोगों को इसमें कोई न इंतशार फैलाने की जरूरत है, न अफवाहों पे कान रखें। वो इंशाल्लाह इसका काम वो कोई सरहद जिला पुंछ का दूर दराज इलाका बेलाबाला नूरजहाज दौरे जदीद में भी अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके की बदनसीबी यह है कि इस इलाके के स्टेटस रिपोर्ट को जब आप देखते हैं तो कई बड़े सियासी चेहरे सामने आते हैं जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफ्स पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं, फोटोशूट पर यकीन रखते हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर अवाम की इस बेबसी को दूर करने में ये तमाम लीडरान आज तक नाकाम साबित हुए हैं। इस इलाके की ऐसी सूरत हाल क्यों बनी, आप इस तफसीली रिपोर्ट में देखिए और लोगों का दर्द भी सुनिए। जम्मू कश्मीर जहां विकास की धाराएं बहेंगी, ये बातें तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन क्या वाकई जम्मू कश्मीर में ये हो सकता है? जवाब है नहीं, और ये जवाब क्यों है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल इलाका बेलाबाला लोरन मंडी है। इलाका बेहद खूबसूरत है, लेकिन इलाके में रहने वाले लोगों की हालत आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम सच दिखाएंगे। खैर, राजनेताओं को ये सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन यही सच है। दरअसल इस इलाके में वो सुविधाएं नहीं है जिसकी जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ती है, यानी कि राशन, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये एक इलाके का हाल नहीं है। जम्मू कश्मीर में कई इलाके ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लेकिन राजनेताओं को सिर्फ वोट से मतलब है। वोट मिला और काम खत्म। जो काम वोट के बाद होना चाहिए था वो काम कैसा है आप साफ तौर पे अंदाजा लगा रहे होंगे। खैर, आप सबसे पहले उन लोगों की जुबानी सुनिए जो आज भी सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यहाँ पर इतना भ्रष्ट इलाका की इधर कोई दिखता नहीं है।
बिजली तो होती नहीं, 8 दिन के बाद बिजली आती है। राशन कार्ड तो वो है नहीं, ना देखता है कोई ना कुछ। यहाँ पर राशन भी मिलता है, वो भी गाड़ी भी नहीं, रास्ता सही नहीं है, हम मजबूर है। हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए कांधों पर उठाकर चला ले जाते हैं। यहाँ पर कोई देखता नहीं है रोड को भी, और हम गरीबों को कोई नहीं देखता इधर। कोई भी काम करेंगे वो ये चमचे चोल खाए जाते हैं, हमें कोई देखता नहीं है। और भी है नहीं, कहीं अगर फ़ोन करेंगे नेटवर्क है नहीं, नेटवर्क के मुझे बहुत मजबूर हो जाते हैं, सख्त मजबूर हो। यहाँ पर राशन की इतनी किल्लत है कि बात ही जान दो, बीमार इतना होते हैं कोई देखता नहीं है। तो सुना आपने, राशन नहीं मिलता, पानी नहीं है, और तो और इस इलाके में नेटवर्क भी नहीं आता। नेटवर्क न आने का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप, यानी पूरे शहर से कट जाना। कोई नेटवर्क टावर नहीं है, ना ही नेटवर्क आते हैं, ना ही देश में क्या हो रहा है इन गांव वालों को कुछ पता चलता है। आखिर क्या करें, क्योंकि भरोसा तो दिलाया गया था, लेकिन भरोसा तोड़ भी दिया गया, क्योंकि न नेटवर्क टावर लगा और न राशन मिला, न बिजली आई और न ही बेहतर शिक्षा हो पाई। खैर, शिक्षा का जिक्र करें तो आपको याद ही होगा कि कोरोना काल में हर घर शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने की बात की गई थी, लेकिन जब नेटवर्क आता ही नहीं तो ऑनलाइन शिक्षा तो भूल ही जाइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये दूर दराज इलाका जो बेलाबाला में है, यहाँ पर जब बर्फ पड़ता हमारे को कोई बीमार हो जाता है, यहाँ से हमारे को डंगी पर उठाकर लोरन ले जाना पड़ता है। ना गाड़ी का इंतज़ाम है, ना बिजली का इंतज़ाम है, ना टावर का इंतज़ाम है, राशन का भी कोई बंदोबस्त नहीं बनता, हमारे को गाड़ी भी नहीं है। यहाँ बहुत मुश्किल है हमारे, बिजली तो नाम की है मगर काम की नहीं है। यहाँ पर सोलर लाइट होनी चाहिए हमारे को, तो या एम्बुलेंस होनी चाहिए ज़रूरी, तो राशन होनी चाहिए ज़रूरी, बिजली। बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए, लॉकडाउन के वजह से हमारे बच्चे ना पढ़ सकें, ना कुछ, ना ऑनलाइन सिस्टम, ना कुछ, हमारे को कोई स्कूल में तवज्जो नहीं है, किसी चीज़ में वजह नहीं है। सच यही है जो आप सुन रहे थे, और हाल फिलहाल तो बजट पेश हुआ और बजट में सबसे ज्यादा खर्च स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर करने की बात कही गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन तस्वीर ज्यों की त्यों है। आजादी के बाद से कितनी सरकारें आई और कितनी सरकार चली गई, लेकिन इन लोगों का भविष्य आज तक कोई नहीं बदल पाया। लेकिन सवाल तो है कि आखिर ये तस्वीरें क्यों नहीं बदली। राजनेताओं को फोटो खिंचवाने का शौक तो है, लेकिन इस इलाके में जाने का नहीं। और इस इलाके में नेता साहब जाएं भी क्यों, क्योंकि यहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता और लोगों की समस्याएं सामने आ ही नहीं पाती। लेकिन जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ गुलिस्तान न्यूज पहुँचता है। खैर, ये तस्वीरें देर से ही सही, लेकिन बदलनी तो चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। ऐवान के अंदर आज मुल्क के अंदर जो कोविड से बने हालात हैं उस पर भी बातचीत हुई, जहां पर आज मुल्क में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि मरकजी वज़ीर सेहत भी हैं, उन्होंने कहा कि कोविड को काबू करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए गए और सब ने शराकतदारी की है, जिसका नतीजा यह है कि मुल्क के अंदर कोविड के केसेस में बतदरीज कमी हुई है। उनके लिए हम लोगों ने जो है ये प्रावधान किया और अभी तक बहुत सारे जो इस तरह के प्रभावित दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं उनके परिवार को ये राशि मिल चुकी है। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य को एक बहुत ही विशेष प्रावधान किया गया है, उसको बहुत ही विशेष सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके तहत नीचे ब्लॉक लेवल तक बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए, चाहे वो डायग्नोस्टिक के एंगल से हों, ट्रीटमेंट के एंगल से हों, सर्विलेंस के एंगल से हों, इमरजेंसी सर्विसेज, या जैसा कि उन्होंने कहा कि जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो कि देश की एकमात्र प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री थी, उसी पैटर्न पर रीजनल लेबॉर्ट्रीज देश भर में क्रिएट करने का, और भी इसी तरह की एनसीडीसी की भी इसी प्रकार से रीजनल लेबॉर्ट्रीज इत्यादि क्रिएट करने का, उसके बारे में डिटेल्ड वर्किंग हो रही है कि किस स्थान के ऊपर उनको, ताकि हम सारे देश में बराबर फैसिलिटीज़ जो है उसको रीजन वाइज दे सकें। इसलिए आज किस स्थान पर वो क्रिएट होगी फाइनली, वो जिस समय इसका इस संदर्भ में निर्णय लिए जाएंगे तब उस समय आपको सबको निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने और भारत सरकार ने मिलकर पेंडेमिक को कंट्रोल किया, और आज जो भी स्थिति आई है जिसमें कि सफलता के एक प्रकार से हम लोग
नज़दीक पहुंच रहे हैं, वो सब लोगों के मिलकर काम करने के कारण ही संभव हुआ है। सर, ये जो हेल्थ है, ये पहली बात एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे अभी आज के एग्जिस्टिंग संविधान में जो भी हमारे पास रूल्स बने हुए हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं हर चीज़ के बारे में। और दूसरी बात यह कि आपने कोविड के संदर्भ में बात किया, जैसा मैंने कहा कि सारे विषयों पर हमने भारत सरकार ने हमने 10 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने डिटेल्ड गाइडलाइंस उनको दिया, साल भर उनको सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट किए, मिलजुल कर हम लोगों ने काम किया। और खाली सरकारी सेक्टर नहीं, इवन प्राइवेट सेक्टर्स को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व किया, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में, डिलीवरी करने में, लैब्स के क्रिएशन में। इसलिए नेशनलाइजेशन का हमने कहा कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि जब सब लोग मिलकर और जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, तो नई कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था के बारे में सोचने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए हमने लिखा कि कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।